वजीर आजम साहब का मैं जिक्र करूं तो मुझे डर लगता है वो नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाएं तो आपको जेल जाना पड़ता है। चले जेल भी चले जाएं फिर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होने देते, और अगर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर हो जाएं तो फिर वजीर आजम से नादरशाही हुक्म आता वजीर आजम हाउस से, इसको अभी लाहौर की जेल में भेजो, हम रात के 2-2 बजे यहां से जाते रहे और सुबह 6 बजे वापस आते रहे। बहरहाल आपका दौर है, आपको लाया गया है, आपको इक्तदार सिंहासन पे बिठाया गया है, तो आप अपना आप तो दिखाएंगे और आप दिखा रहे हैं। माननी चाहिए थी। और इस इलेक्शन को, जो जाली इलेक्शन था जिसके आदाद शुमार मुसल्लत किए गए थे, इस पे हमें ओथ लेने नहीं आना चाहिए था। ये मेरी जाती राय है। सियासत में गलतियां भी होती हैं। बहरहाल वो ओथ ना लिया होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। बहरहाल हम आ गए कि इंतशार ना फैले, झगड़ा ना हो, झगड़ा फैल गया तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता, ये भी एक नुक्ता नजर था। हम आ गए, लेकिन आपको हमारा आना यहां गवारा नहीं हुआ। हमने आपके 37-38 लोगों को बर्दाश्त किया, आपने इस्तीफे दिए, हम आपके इस्तीफे डी चौक से उठा के लाए, सीने से लगाए और आपको पेश कर दिए। सारी बूट मेज पे रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साद रफ़ीक की कौमी असम्बली के फ्लोर पर तारीखी तकरीर। साद रफ़ीक ने हुकूमत वक्त को उड़ा कर रख दिया। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर जो खलबली मची हुई है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो नौजवान कारकुनान हैं उन्होंने जगह जगह से रोडों को बंद कर रखा है और एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। हालात ये हजूर के, हमने बड़े बड़े वजीर देखे, खुद भी वजारतें की हैं, लेकिन यकीन करें ऐसी नाबगायसर हस्तियां हमने नहीं देखी। यानी एक सीनियर वजीर खड़ा होकर अगर ईवान में कहे ना कोई गरीब है ना कोई कच्चा मकान, तो फिर मातम करने के हालात बन गए हैं। नौशहरा से आप आ रहे हैं और आपको यह नहीं पता कि नौशहरा के हालात क्या हैं। वजीर आजम साहब का मैं जिक्र करूं तो मुझे डर लगता है वो नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाएं तो आपको जेल जाना पड़ता है। चले जेल भी चले जाएं फिर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होने देते, और अगर आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर हो जाएं तो फिर वजीर आजम से नादरशाही हुक्म आता वजीर आजम हाउस से, इसको अभी लाहौर की जेल में भेजो, हम रात के 2-2 बजे यहां से जाते रहे और सुबह 6 बजे वापस आते रहे। बहरहाल आपका दौर है, आपको लाया गया है, आपको इक्तदार सिंहासन पे बिठाया गया है, तो आप अपना आप तो दिखाएंगे और आप दिखा रहे हैं। जनाबे वाला, गुजारिश ये है कि जब इस ईवान की इब्तिदा हुई, मैं जाती तौर पर, ये मेरा जाती मौक़िफ़ है, मैं समझता हूं हमें मौलाना फजलुर रहमान की बात माननी चाहिए थी। और इस इलेक्शन को, जो जाली इलेक्शन था जिसके आदाद शुमार मुसल्लत किए गए थे, इस पे हमें ओथ लेने नहीं आना चाहिए था। ये मेरी जाती राय है। सियासत में गलतियां भी होती हैं। बहरहाल वो ओथ ना लिया होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। बहरहाल हम आ गए कि इंतशार ना फैले, झगड़ा ना हो, झगड़ा फैल गया तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता, ये भी एक नुक्ता नजर था। हम आ गए, लेकिन आपको हमारा आना यहां गवारा नहीं हुआ। हमने आपके 37-38 लोगों को बर्दाश्त किया, आपने इस्तीफे दिए, हम आपके इस्तीफे डी चौक से उठा के लाए, सीने से लगाए और आपको पेश कर दिए। आपकी हुकूमत नहीं बन सकती थी, आप सिंपल मेजॉरिटी नहीं रखते थे। हमने फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात ना मानी उस वक्त, और आपकी हुकूमत बनने दी। आपने एक दिन भी उसकी न शुक्रगुजारी की, ना उस हुकूमत, वो हुकूमत आपने वफाक को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल की। यह पाकिस्तान का माजी है। अब बात यह है कि जब यह ईवान शुरू हुआ तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमें कर लेना चाहिए। आपने उसका तमाशा बनाया और मजाक उड़ाया और कहा ये तो एनआरओ मांगते हैं। जो ढंग की बात आपको की गई, फैटफ पे आपको कोई मशवरा दिया, आपने वहां जो बातें कमरे में हुई पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, उनको आपने मसख करके आपके वुज़रा ने जाके टीवी पे पेश किया, और मोटिवेशन एक ही आदमी की है। अगर कोई अकल की बात वुज़रा की तरफ से कह भी देता है, बाज लोग हैं जो दानिश की बात करते हैं, उसको सुना नहीं जाता, उसको रगेदा जाता है, उसको डिवैल्यू किया जाता है। खैर, ये आपका मसला है। लेकिन मैं एक बात बता दूं सर, कोई कौम माशी खुद मुख्तारी के बगैर, माशी खुद इन्हसारी के बगैर आजादी हासिल नहीं कर सकती। जब तक हम माशी तौर पे गुलाम रहेंगे सुपर पावर्स के, हम कशकोल लेके दुनिया में फिरते रहेंगे, हुकूमत किसी की भी हो, हम ना खुद मुख्तार कौम के तौर पे सामने आएंगे, ना एक आजाद कौम के तौर पे सर उठाकर अपनी पॉलिसियां बना सकेंगे। यही सच है। ये सच माजी में भी था, ये सच आज भी है।
لیکن معاشی عدم استحکام کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہمیں پاپولر لیڈر جو ہیں ان سے نفرت ہونے لگتی ہے. یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی کو زیادہ پاپولر ہوتے برداشت نہیں کر سکتے. وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، وہ بے نظیر بھٹو ہوں شہید ہوں، وہ میاں محمد نواز شریف ہوں، یا عمران خان صاحب جن کی ابھی باری نہیں آئی، خدا کرے وہ اس سے محفوظ رہ نہیں سکتے. جو اس ملک میں 18 وزراء اعظم کے ساتھ ہوا ہے وہی انہی کے ساتھ ہوگا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، میرے بعض دوست اختلاف کرتے ہیں، ہمارے ٹرک پہ آپ کے لیے کرسی موجود ہے. تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس بار تو بڑا ہی ہاتھ ہوا ہے. ایسے ایسے خواب دکھائے گئے، ایسی ایسی باتیں کی گئی. گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ریاستی جو اثاثے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ امریکہ کا جو روز ویلٹ ہوٹل ہے آپ نے کہا ہم بیچ دیں گے، ہاہاکار مچ گئی کہ بھائی اسے بیچنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو لیز کر دو. خیر وہ رک گیا. اب نئی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ ایئرپورٹس اور موٹر ویز کو ہم گروی رکھیں گے. یعنی جو لوگ ایئرپورٹس بناتے ہیں، موٹر ویز بناتے ہیں، وہ تو ہوئے مجرم، وہ تو ہوئے چور، اور جو گروی رکھتے ہیں ان کو کیا کہا جائے؟ تو یہ سوال آپ سب سے ہے، ان سے بھی ہے جو لے کے آتے ہیں ان کو، کہ یہ تو اب قومی اثاثے گروی رکھنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو حضور آپ کو یہ گروی کوئی رکھنے نہیں دے گا. اگر آپ یہ کام کریں گے، جتنی بھی سکت ہے اس اپوزیشن میں، یہ اس کو اپوز کرے گی، اس کو کرٹیسائز کرے گی. جناب والا، گزارش یہ ہے کہ بجٹ ابھی منظور نہیں ہوا اور آپ نے پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دی ہیں کیونکہ آئی ایم ایف سے آپ کی کمٹمنٹ ہے. آپ نے پیٹرولیم لیوی کو 5 روپے سے 30 روپے پہ لے کے جانا ہے. تصور فرمائیں 2-2 روپے کر کے اگر آپ 3-4 ماہ میں یہ کام کریں گے، اور جب پیٹرولیم لیوی 25-30 روپے بڑھ جائے گی، مہنگائی کا عالم کیا ہوگا، بھوک کتنی پھیلے گی اور کساد بازاری کتنی زیادہ ہوگی. اور میں نے یہ بجٹ بک پڑھی ہے، 3-4 بار اس کو پڑھا ہے. گا گے گی کا راگ ہے یہ، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں. ایک طرف اسی بجٹ بک میں صفحہ 6 پر وزیر خزانہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ گندم، چاول، گھی، چینی یہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اور ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سعد رفیق کی تاریخی تقریر، تاریخ رقم کر دی. سعد رفیق نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اس وقت تک ملک کے اندر اکنامیکل بہتری نہیں آ سکتی جب تک تمام سیاسی قوتیں مل کر نہیں بیٹھیں گی. ملک کے اندر جو غیر جانی کی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کا واحد ایک ہی راستہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے پورا ملک سراپے احتجاج ہے.